हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी इस यूनिट में अपना टॉपिक कंप्लीट किया, देन उसके बाद फर्स्ट सब टाइटल कंप्लीट किया। एंड आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम अपना जो लास्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर जो है हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे और साथ में इसके बाद नेक्स्ट यूनिट को कंटिन्यू कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नाम हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो, बट ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, थी। ठीक है, तो ये जो थी इसको थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जानते थे और ये सोवियत के कंट्रोल में थी। इसको मतलब नॉर्मली कॉमिंस्टर्न भी बोलते थे, जो आपके इसमें लिखा हुआ है, यूनिट में आपके लिखा हुआ है, कॉमिंस्टर्न लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसको वो भी बोलते थे। और इसकी जो दूसरी इंटरनेशनल थी वो जब ख़त्म हुई थी, उसका विघटन हुआ था, उसके बाद ही इसको बना दिया गया था, इसका फॉर्मेशन हो गया था। तो इस दूसरी कांग्रेस में, मतलब दूसरे इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए और राज्यों के डेवलपमेंट के लिए जब सब देखा गया, सब कुछ किया गया, तो उसके बाद हमारा थर्ड इंटरनेशनल मींस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाई गई थी। ठीक है, ये इसका जो है, ये मैंने आपको दिखा दिया है, लोगो है ये इनका। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो थी कॉमिंस्टन से पहले 1962 में जो सेकेंड इंटरनेशनल थी वो ख़त्म हुई थी। दैट्स मीन कि 1919 या 1917 के टाइम पर इसको बना दिया गया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, इसको जल्द ही फॉर्मेशन इसका कर दिया गया था। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे एक ये पेंटिंग जो देख रहे हैं, ये पेंटिंग नहीं है, मतलब ये एक वो है, बुक है। और ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने 1919 से 1943 तक के अलग अलग यूरोपीय भाषाओं में एक नामी सैद्धांतिक पत्रिका प्रकाशित की थी। अलग अलग भाषाओं की एक ही जो थी, इन्होंने सब वो करके करी थी प्रकाशित, और ये उस टाइम की सबसे पॉपुलर पत्रिका थी, सबसे पॉपुलर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको दिखा दिया है। कॉमिंस्टन ने 1999 और 1935 के बीच में मॉस्को में 7 विश्व कांग्रेस आयोजित भी किए थे। और उस टाइम पर इन्होंने अपनी एक समिति बनाई थी जिसका कार्यकारी नाम रखा था, और उसके अंदर 13 बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे और बहुत बड़े बड़े प्लान्स उसमें बनाए गए थे, जिनमें से कुछ हद तक तो बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा काम करने वाली कांग्रेस पर रखा गया था। तो सोवियत संघ के जो नेता हैं ये जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बाद के टाइम पे अपने सहयोगियों का विरोध से बचने के लिए 1943 में कॉमिंस्टन को भंग कर दिया था, और ये 1947 कॉमिनफॉर्म द्वारा सफल हो गया था। ठीक है, ये चीज़ कि ध्यान में रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब आ जाओ आपकी हिस्ट्री। अब इसकी हिस्ट्री जाननी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टी थी तो क्यों थी, क्या थी, क्यों बनाया गया था इसको, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है दूसरे इंटरनेशनल की विफलता, फेलियर ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल। अब इससे पहले, सेकेंड इंटरनेशनल से पहले ऑब्वियसली बात है फर्स्ट इंटरनेशनल भी होगी, तो वो चीज़ क्यों हुई, क्या हुई, किस लिए हुई, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। सो देखो, मजदूर आंदोलन के क्रांतिकारी और सुधारवादी जो आंदोलन चल रहा था उसके बीच में मतभेद हो गए, और लेकिन उस टाइम पे चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो था, इन मतभेदों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन ट्रिपल अलायंस जो थे उनमें 2 साम्राज्य शामिल हुए थे, ट्रिपल एटेंट, और उसमें 3 और ऐड हुए थे। तो समाजवादी जो ऐतिहासिक रूप से युद्ध विरोध हुए थे, युद्ध लड़े गए थे, उसके अंदर इंटरनेशनली चीज़ों को रखा गया था, जो बुर्जुआ के लिए एक नीचे तौर का जो वर्ग होता है उसके लिए सेना में उन लोगों को जोड़ा गया था कि भाई जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब जो जिनको ही छोटा कास्ट का मानते थे, उन लोगों को सैनिक बना दिया गया था कि मरेंगे भी तो यही मरेंगे, हम लोगों का इतना नुकसान नहीं होगा। तो बहुत सारी संख्या में समाजवादियों ने सेकेंड इंटरनेशनल के इस
जो पूरा ये था मतलब इनका फ़ैसला, इसका काफ़ी विरोध किया था, जिसके बाद दूसरा इंटरनेशनल की विफलता हो गई थी कि मतलब ये तो यार अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सब अपना देख रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर इन लोगों के होने के बावजूद भी हमारी जो जनता है, आम जनता है, वो ठीक से नहीं रह पा रही है वगैरह वगैरह। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के टाइम पे ही ना यूरोप में समाजवादी दलों ने अपने अपने देशों में कोशिशें करनी शुरू कर दी थी, कुछ घोषणाएं करनी शुरू कर दी थी। तो जैसे अगर मैं कुछ पार्टी के नाम बताऊं तो ब्रिटिश लेबर पार्टी थी, बाल्कन की समाजवादी पार्टी थी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो ये सारी पार्टीज़ जो थी, इन सब ने अपना अपना जो था मतदान रखा, वोट जो उनको मिलने थे। फिर 31 जुलाई 1914 का टाइम आया और उस टाइम पर फ्रांसीसी समाजवादी जो थे जीन जॉरिस, उनको मार दिया गया था और समाजवादी दलों ने अपनी अपनी एकता के लिए अपनी अपनी सरकार बना ली थी। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न माना जाता है सेकेंड इंटरनेशनल के फेलियर का कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। जस्ट लाइक लीग ऑफ नेशन आपने पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ नहीं कर पाया, फेलियर फेलियर फेलियर, दैट्स इट। तो सेम टू सेम इसका भी यहाँ पर वही हाल था कि सब अपनी अपनी मर्ज़ी से सब अपना अपना सब कुछ कर रहे थे और उसके बाद भी ये चीज़ सामने देखने को मिली कि क्या मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसके अलावा 1915 की अगर हम बात करें 14 से आगे बढ़ के, तो 1915 में ज़िम्बाब्वे सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे और उसके अंदर पैम्फलेट सोशलिज्म एंड वॉर को भी प्रकाशित किया गया था। ये एक पैम्फलेट था जिसको एक तरीके से सोशलिज्म एंड वॉर के नाम से बनाया गया था और इसके अंदर कुछ मैसेज देने के लिए बात को रखा गया था। तो जी ये था हमारा दूसरे इंटरनेशनल की विफलता। अब आ जाओ रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव 1917 नवंबर की बात है, जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसमें रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी और पूरी दुनिया में इस चीज़ को महसूस भी किया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी जीत को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो संसदीय राजनीति के लिए सत्ता के वैकल्पिक मार्ग का भी प्रदर्शन किया गया था उस टाइम पर। इसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप जो था वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो था उस बेस पे ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था जो मेंटल रिवॉल्यूशन आ गई थी, मेंटल रिवॉल्यूशन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। तो मतलब एक तरीके से सब ख़त्म था, बर्बाद था। तो यूरोप की जो उस टाइम की सिचुएशन थी वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही ख़राब हो चुकी थी। मतलब सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी ख़राब हो चुकी थी। इसके साथ लेनिन के अंडर में रहकर, लेनिन का वो चलता था, तो रूसी बोल्शेविकों का ये मानना था कि जब तक समाजवादी क्रांति जो है, समाजवादी रिवॉल्यूशन जो है पूरे यूरोप में नहीं फैलेगा तब तक पूंजीवाद की सेना ताकत से कुचल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लोगों में सिर्फ अपना अपना रह गया था कि सिर्फ अपना अपना करना है, सबको मतलब बहुत मतलबी हो गए थे वगैरह वगैरह। तो इसके साथ साथ ये कि लेनिन के नेतृत्व के अंदर ही, जब लेनिन का शासन चल रहा था उसके अंदर इस चीज़ को जब रखा गया तो 1871 के टाइम पे पेरिस कम्यून को हथियारों के बल से कुचल दिया गया था। तो बोल्शेविकों का ये मानना था कि इसके लिए जो न्यू इंटरनेशनल है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यूरोप और दुनिया भर में इस चीज़ की क्रांति शुरू हो गई थी, इसलिए जो हमारा थर्ड इंटरनेशनल था वो बना था। नेक्स्ट है कॉमिंस्टर्न की पहली अवधि। इसमें 1919 से 1924 तक की बात होगी स्टूडेंट्स। इसमें ये इतिहास की पहली अवधि के रूप में भी जाना जाता है। रूसी जो होम वॉर हो रही थी रशिया में, बोल्शेविक क्रांति, उसके हमले और पूरे यूरोप में क्रांतियों की लहर के साथ कॉमिंटर्न की प्राथमिक अक्टूबर क्रांति का निर्यात भी कर रही थी। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी आप सर्च करके देखना, आपको पता लग जाएगा क्या है। बहुत अच्छी बात है, पता लगाना भी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक उदाहरण देखिए, तो जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो एकदम से उभर कर सामने आ गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ होम वॉर के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो कि कम्युनिस्ट का ये मानना था कि जर्मनी में आसन था और विरोधियों और जो मुखबिर होते हैं, मतलब जो इधर से उधर बात पहुंचाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो पार्टी में घुसपैठ कर रहे थे उनको देखना था, उनको जानना था कि कौन है वो लोग, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मकसद तो कुछ और ही था।
इसलिए आगे और टाइम बढ़ा और इन्होंने क्या करा, एक अर्धसैनिक संगठन भी बनाया जिसका नाम रोड फ्रंट कैम्फरबंड था। और 1919 के टाइम पर हंगरी सोवियत गणराज्य जो था उसके साथ शुरू होने वाली थी एक क्रांति, मतलब एक क्रांति नहीं, एक अवधि, एक हम टाइम पीरियड समझ सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने ट्रीटीज़ करी, बाकी सब कुछ करा, तो वो सारी चीज़ें शुरू होने वाली थी। ठीक है, तो जल्द ही जो सरकार थी उसके क्रांतिकारी जो काउंसलिंग होते हैं उनको भी एक आतंकवादी समूह बना दिया गया था जिसे अनऑफिशियली रूप से लेनिन बॉयज़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो फिर आगे टाइम बढ़ता गया और फिर अगला जो कोशिश की गई थी 1921 में जर्मनी में मार्च एक्शन था। मार्च एक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ थी जिसमें ये था कि लिप्जिस और एक एक्सप्रेस ट्रेन को डायनामाइट करने की कोशिश की गई थी। डायनामाइट तो सभी जानते होंगे क्या होता है। तो ये भी फिर विफल हो गया, ये नहीं हो पाया। और जर्मनी की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने अपने जो उनके पुराने अध्यक्ष थे पॉल लेवी, उसको एक पैम्फलेट में मार्च एक्शन के लिए आगे खड़ा करा था। ठीक है, उसके अलावा 1923 आया, फिर 1923 में वसंत ऋतु आया और वसंत ऋतु के टाइम पर कुछ चुनिंदा हिस्से थे जिनमें ये सब कोशिशें की जा रही थी, डायनामाइट की, बॉम्ब की, इन सब चीज़ों की। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो काउंसलिंग थी उसको लेनिन बॉयज़ के नाम से एक आतंकवादी संगठन बना दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, सो ये थी इसका पूरा वो कि जो क्यों एक तरीके से वो ऐसा हो पाया था। नेक्स्ट है हमारा संस्थापक कांग्रेस। संस्थापक कांग्रेस कॉमिन्स्टन की जो स्थापना थी वो 2 से 6 मार्च के बीच में 1919 में हुई थी, मॉस्को में हुई थी। ठीक है, तो ये कार्ल लिबेनिच और रोजा लक्समबर्ग जो थे उनकी श्रद्धांजलि के साथ खोला गया था और जिनका हाल ही में स्पार्टकस विद्रोह भी देखा जाता है जिसमें उनकी हत्या हुई थी स्पार्टकस में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि अब उस टाइम पे रूसी गृह युद्ध का भी देखा जा रहा था क्योंकि 1919 की बात अगर हम कर रहे हैं तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और 2 साल ही ख़त्म हुए थे बोल्शेविक क्रांति को। तो कांग्रेस ने ये फैसला करा कि एक हम कार्यकारी समिति इंटरनेशनल को चलाएंगे और उसमें 5 सदस्य बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़े रखेंगे जिसके अंदर सब कुछ फैसला करने और सब कुछ चीज़ों का एक हैंडल करने का भी चीज़ सामने रखी जाएंगी। उसके साथ इसमें एक ब्यौरा तैयार किया गया था जिसमें सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा था क्योंकि वो 5 लोग जो थे बाकी लोगों में से ही चुनने थे और जो रह जाते वो लोग कैसे एक्सेप्ट करते, वो तो बोलते ही ना कि भाई ना जी ना, हम तो आएंगे जी, हम भी आएंगे। तो उसके साथ यही वाली चीज़ कि बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन सब में मतभेद होती रही, लड़ाइयाँ होती रहीं इस चीज़ को लेकर। और फिर उसके बाद आखिर में कुछ पार्टीज़ बन गई जैसे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक वाली, स्पार्टकस लीग पार्टी, जर्मन ऑस्ट्रिया कम्युनिस्ट पार्टी, हंगेरियन कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी, फिनलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस टाइप की बहुत सारी पार्टीज़ बढ़ गई और सब ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है द्वितीय विश्व कांग्रेस। द्वितीय विश्व कांग्रेस के अंदर जुलाई से अगस्त 1920 तक की बात होगी। इसके अंदर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सेकंड कांग्रेस को आयोजित किया गया था और इसके अंदर टोटल 21 शर्तें भी रखी गई थी। इन 21 शर्तों के अंदर कुछ चीज़ें थीं जो पार्टी से रिलेटेड ज़्यादा थीं कि पार्टी को क्या तरीके मानने हैं, क्या नहीं मानने हैं, क्या सब चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सब रखी गई थी इसमें। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेटिक एक सेंट्रल पार्टी बनाने के लिए बोला कि डेमोक्रेटिक पार्टी बनाओ जिससे लोगों को स्वतंत्रता महसूस हो, लोगों को ये हो कि हाँ हमारा लीडर हमारे लिए है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है, इस टाइप की पार्टी बनाने के लिए बोला। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग मतलब कुछ दल बनाओ जिसमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो किसी भी मुद्दों पर अपने खुद खड़े हो सके, ऐसा नहीं कि आपस में लड़ाई कर लें। क्योंकि इससे पहले वाले संस्थापक कांग्रेस में आपने देखा कि पार्टीज़ डिवाइड हो गई थी, अलग अलग बन गई थी, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है तीसरी दुनिया का कांग्रेस। तीसरी दुनिया कांग्रेस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस 22 जून से 12 जुलाई 1921 के बीच में मॉस्को में आयोजित की गई थी। दैट्स इट, इसके अंदर और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा चौथी विश्व कांग्रेस। चौथी विश्व कांग्रेस जो है वो नवंबर 1922 में आयोजित की गई थी और जिसमें ट्रॉट्स्की ने एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और 1924 में मंगोलियन पीपल रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो थी वो इसमें शामिल हो गई थी। फिर सबसे पहले चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंगतांग जो थी दोनों ने इसका समर्थन किया था। फिर 1927 के टाइम पे चियांग काई शेक के साथ जो एक विराम लग गया था, जोसेफ स्टालिन ने विद्रोह को एक तरीके से अगेन बढ़ाया और उनकी मदद ली। ठीक है, इनकी जो ये कौन थे, चियांग काई शेक, इनकी मदद ली थी। आगे टाइम बढ़ता गया। फिर जो हमारी चौथी विश्व कांग्रेस थी इसको इटली में बेनिटो मुसोलिनी और पीएनएफ की मदद से रोम पर मार्च में आयोजित की गई थी, इसको बुलाया गया था। कार्ल राडिक जो हैं उन्होंने इटली में पूरे वर्ल्ड की एक वर्ल्ड रिवॉल्यूशन कर दिया था, जिसकी शुरुआत जो थी साम्यवाद और समाजवाद से हुई थी। ठीक है, मतलब ये टाइम थोड़ा सा देखा जा रहा है सही भी और गलत भी। तो इसके बाद सामाजिक फासीवाद सिद्धांत की नींव रख दी गई थी और ये यहाँ पर फासीवाद आगे बढ़ गया। अब आ गया 5वीं से 7वीं विश्व कांग्रेस 1925 से 1935। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई और फिर अगले ही वर्ष में वर्ल्ड रिवॉल्यूशन जो थी उसकी एक्टिविटीज़ जो थी वो सब कुछ बहुत अजीब मतलब होने लगी थी, उसमें बदलाव आने लगे थे। तो उस टाइम पे जोसेफ स्टालिन ने मॉस्को में सत्ता संभाल ली थी और एक देश के अंदर पूरी सोशलिज्म बहुत ज़्यादा फैल चुका था, जिसको निकोलाई बुखारिन ने हैंडल किया था। निकोलाई बुखारिन ने ब्रोशर कैन वी बिल्ड सोशलिज्म इन कंट्री इन द विक्ट्री ऑफ द वेस्ट यूरोपियन सर्वहारा वर्ग में विस्तृत भी किया था। ये अप्रैल 1925 में लिखी गई थी। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी सोशलिज्म से रिलेटेड, कंट्री के अंदर सोशलिज्म क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो सब कुछ रिलेटेड इन्होंने इसके अंदर बताया था। तो जर्मन और हंगेरियन सोवियत गणराज्य की स्पार्टसिस विद्रोह जो था वो भी बढ़ गया था। उसमें यूरोप में सभी जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने उनका जो आंदोलन चल रहा था वो विफल भी हो गया था, लेकिन फिर भी चल रहा था। लेकिन वर्ल्ड रिवॉल्यूशन का सपना उन्होंने छोड़ दिया था। फिर फासीवाद जो था उसने अपने आप को और आगे बढ़ाया। सब जानते हैं 1922 मार्च के बाद उसने सत्ता संभाल ली। फिर 1928 तक द्वितीय जो काल चल रहा था उसके रूप में इसको जाना गया, फासीवाद को। और सोवियत संघ और युद्ध साम्यवाद और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद है हमारा 7वीं विश्व कांग्रेस और लोकप्रिय मोर्चा। कॉमिंटर्न की जो 7वीं और आखिरी कांग्रेस थी 25 जुलाई और 20 अगस्त 1935 के बीच में बनाई गई थी, आयोजित की गई थी। इसमें 65 कम्युनिस्ट पार्टी ऐड हुई थी और इसमें रिपोर्ट दिमित्रोव ने लिखी थी और इस रिपोर्ट में पालमिरोव, विल्हेम पाइक, दिमित्री, इन सब ने अपना योगदान दिया था। कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा फासीवाद के खिलाफ मोर्चे उठाए थे। ठीक है, फासीवाद नाजीवाद आपको पता है क्या है, नहीं पता तो हम नेक्स्ट यूनिट में तो पढ़ेंगे ही। इस नीति के अंदर ये चीज़ें रखी गई थी कि कम्युनिस्ट पार्टियों को उन सभी पार्टियों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाने की कोशिश करनी है जिनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो 1930 का टाइम आया और स्टालिन ने सोवियत संघ के और विदेश थे उसमें रहने वाले कॉमिंटर्न कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ा उनके ऊपर अपने भाषणों से। और स्टालिन के निर्देश पर, उनके ऑर्डर्स पर कॉमिंटर्न सोवियत गुप्त पुलिस और विदेशी खुफी जो लोग थे, जो एजेंट्स टाइप जो होते हैं, उन सभी की मुखबिरी करने के लिए पूरी इजाज़त दे दी थी। मुखबिरी मैंने अभी आपको बताया, मुखबिरी मतलब एक बात यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाले जो होते हैं वो मुखबिर होते हैं। तो उन्होंने मुखबिरी करने के लिए उनको छोड़ दिया। ठीक है, उसके अलावा और आगे टाइम बढ़ा
तो स्टालिन के ही ऑर्डर पर कॉमिंटर्न में 495 कर्मचारी थे, उनमें से 133 सदस्य जो थे वो इस के शिकार हुए जो इन्होंने मुखबिरी करने के लिए भेजा था। और इन सब के बीच में 20 मतलब नॉर्मली ये देखा जाता है कि 1950 के टाइम पे सोवियत संघ में रहने वाले विदेशी कम्युनिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उन पर पड़ा था इस चीज़ का। और दैट्स इट, यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यही कारण, यही सब चीज़ें थी हमारे जिससे थर्ड इंटरनेशनल बनी। और होप सो स्टूडेंट कि आपके डाउट्स अब नहीं हो। हमने ये अपनी पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचता। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होप सो कि आपका कोई भी डाउट नहीं हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।